हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले एपिसोड में मैं आपको अपनी एक कहानी सुना रही थी जिसका नाम था सौंदर्यमयी। तो आपने देखा था इस कहानी की जो नायिका थी, जो मैं करके अपनी कहानी सुना रही है, वो बेहद खूबसूरत थी। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, लंबी पतली, लेकिन शुरू से ही बहुत चंचल स्वभाव की थी। बचपन में वो पेड़ों पे चढ़ जाती, छत पे चढ़ जाती, वहाँ से कूद जाती और खींच खींच के सही लेकिन माँ के साथ घर का पूरा काम कराती थी। वो हमेशा ही भाइयों के साथ कंपटीशन करती थी कि मुझे भी भाइयों की तरह इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। लेकिन माँ का अपना कुछ अलग ही रूढ़िवादी नज़रिया था। माँ ने उसको विज्ञान नहीं लेने दिया था और उसको विज्ञान की जगह आर्ट्स के बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते, जिनको उसने किसी तरीके से रट रटा के पास कर लिया था। बीए करने के बाद उसकी शादी की माँ बाप को चिंता हुई कि शादी होनी चाहिए, तो उसको देखते ही सब पसंद कर लेते, लेकिन बात हमेशा दहेज पे आके टिक जाती थी। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि माता पिता परेशान होके और उसके लिए भारी भरकम दहेज बनाए और कैश दें, तो वो अच्छे रिश्तों को भी मना कर देती। बस उसी समय उसके जीवन में वो आया था, उसके ही भाई का दोस्त, बीच वाले भाई का। वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था। और बस उसकी मुग्ध दृष्टि ने उसे पसंद कर लिया था, मेरी नायिका को। और बस 2-3 महीने में ही दोनों की शादी हो गई थी। शादी के बाद मेरी नायिका जो है वो फैज़ाबाद, छोटा सा शहर है, वहाँ से लखनऊ आ गई। और वहाँ का हज़रतगंज, अमीनाबाद, गोमती का किनारा और मेडिकल कॉलेज का सुंदर कैंपस, जैसे वो एक अलग ही सपनों के नगर में पहुँच गई थी। और ऊपर से बेहद हैंडसम पति के का बहुत सारा प्यार। तो चलिए अब आगे की कहानी। आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। आगे का मेरा जीवन बड़े ही आनंद से बीता, आश्चर्यजनक रूप से बड़े ही आनंद से बीता। अभी तक का सारा गुस्सा, सारी चिढ़, सारी खींच पति के निर्मल प्रेम ने धो डाली। बेहद प्यार करने वाले सास ससुर और कर्तव्यनिष्ठ पति, मैं तो जैसे सपनों के हिंडोलों में झूलने लगी थी। अपनी बेटी की कमी भी सास ससुर मुझसे ही पूरा करते। इकलौती बहू,
5 भाई बहनों के बीच की निग्लेक्टेड लड़की से मैं अचानक ही एक परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। कैंपस में नाचते मोरों के साथ मेरा मन मयूर भी नृत्य करता और मैं उनको कभी चिवड़ा, कभी तली हुई रोटी के टुकड़े और कभी मुरमुरे खिलाती। सुबह सुबह वो के हूँ बोलकर मुझे जगा देते और जैसे मुस्कुराकर मुझसे आज का भोजन मांगते। पति रात और दिन की ड्यूटी करते। कई बार घर पर भी मरीजों का तांता लगा रहता, लेकिन वो कभी नहीं झुंझलाते। और फिर धीरे से पति के प्यार के 2 फूल मेरी गोदी में खिल गए थे। गोरे चिट्टे गोल मटोल बच्चे। बड़ा सुधांशु बड़ा होकर डॉक्टर बना और मेरे समान ही लंबा पतला और नाजुक से फीचर्स वाला। लेकिन छोटी हिमांशी पापा पर चली गई। एकदम भक्क गोरा रंग, गुलाबी गाल, भरा भरा चेहरा और अनार के दानों जैसी दंत पंक्ति। लेकिन कद उसने पापा जैसा पाया था और वैसा ही गदगदा शरीर। हाइट बहुत कम थी उसकी और हेल्दी थी बच्ची। काश वो भी भाई जैसी लंबी हो जाती। कितनी खूबसूरत लगती। ऊपर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई और मोटी मोटी किताबें। वो अपना मोटा सा चश्मा लगाकर उसमें ही डूबी रहती, किताबों में डूबी रहती थी। अपनी उच्च शिक्षा की आकांक्षा मैंने अपने दोनों बच्चों में पूरी की थी और बेटे को और बिटिया दोनों को स्वावलंबी बनाया था। मैं जितनी चंचल स्वभाव की थी और मिलनसार थी, मेरी बिटिया उतनी ही अंतर्मुखी। लखनऊ की शरबती हवा ने और अभिजात आधुनिक समाज ने मेरे रंग रूप को और भी निखार दिया था। कंधे तक कटे बाल, जीन्स और उस पर लखनऊ के चिकन वर्क के लंबे कुर्ते, कभी लाइट ग्रीन, कभी लाइट पिंक, कभी येलो, ऐसे कुर्ते पहन के मैं घूमती। शादियों में मैं अभी भी सबके अट्रैक्शन का केंद्र रहती। मैं अपने रूखे काले बालों को सामने से पफ बनाकर उठा लेती और अक्सर स्विच लगाकर सुंदर सा जूड़ा बनाती। कायदे से बंधी सिल्क की साड़ियाँ, स्टाइलिश ब्लाउज और कानों में तरह तरह के लटकते झुमके, मैचिंग नेल पॉलिश और बिंदी मुझे और भी सोफिस्टिकेटेड बना देती। कोई मुझे बबीता कहता और कोई माला सिन्हा। मैं फूली न समाती। इसके विपरीत हिमांशी जीन्स पर ढीला ढाला कुर्ता पहन लेती और पैरों में स्पोर्ट शूज या कोल्हापुरी चप्पलें। जहाँ उसके बराबर की लड़कियाँ शादियों में खूब सज संवर कर आती, वो सिंपल सा चूड़दार सूट पहन लेती और घुंघराले बालों की एक पोनीटेल बना लेती। इस उम्र में तो लड़के लड़कियाँ स्वयं ही अपना साथी चुन लेते हैं, लेकिन क्लास की टॉपर हिमांशी किसी से भी अधिक मिलती जुलती नहीं थी। और फिर शुरू हुई थी उसके लिए लड़का ढूंढने की भटकन। मैं जहाँ भी उसके लिए रिश्ता लेकर जाती, मुझे देखकर लड़के वाले तुरंत लड़की से मिलने को तैयार हो जाते। लेकिन आशा के विपरीत कम कद काठी की थुलथुली सी लड़की उनके गले नहीं उतरती। उसका मोटा चश्मा भी उसके आड़े आ जाता। उसकी शिक्षा, उसके गुण सब एक तरफ रखे रह जाते। अब तो मुझे कहीं जाने में भी डर लगने लगा।
मेरी खूबसूरती ही मेरी बेटी की दुश्मन बन गई थी। अब अक्सर मैं बहुत हल्का मेकअप करके और कॉटन की साड़ी कायदे से बांधकर लड़के वालों से मिलने जाती, लेकिन फिर भी मेरे हंसमुख चेहरे, मधुर आवाज़ और मिलनसार स्वभाव पर वो मुग्ध हो जाते। अगले सैटरडे संडे जब वो हिमांशु से मिलते, उनका टक्का सा जवाब आ जाता, अभी लड़का तैयार नहीं है, और घर में एक मायूसी सी छा जाती। इसी के चलते हिमांशी ने एमटेक ज्वाइन कर लिया था और उसका एमटेक भी पूरा होने वाला था। अब मैं सबको पहले ही बता देती, लड़की अपने पापा और दादी पर गई है, मेरी जैसी लंबी पतली नहीं है। कई बार लौटकर मैं अपना सिर पकड़कर बैठ जाती, ऐसे कैसे हिमांशी की शादी होगी? मेरे जाए बिना भी तो बात नहीं आगे बढ़ेगी। हाय, मैं अपनी ही बेटी की दुश्मन हो गई। मेरा सौंदर्य ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। और फिर एक दिन शाम को हिमांशी ने चुपचाप आकर मेरे कंधे पर सिर रख दिया था। माँ, तुम इतने परेशान क्यों होती हो? मुझे तो अपनी कदकाठी से कोई शिकायत नहीं है। तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, मैं तो अच्छी खासी जॉब कर रही हूँ, मुझे शादी की कोई ज़रूरत नहीं। और अगले दिन ही वो राजीव के साथ घर आई थी। उसके साथ जॉब करने वाला राजीव साधारण कदकाठी का गेहुए रंग का युवक था। पोलियोग्रस्त एक पैर में हल्की सी लचक थी, लेकिन बातचीत में बेहद सलीकेदार। उसने आकर मेरे पैर छुए और बोला, आंटी, मैं हिमांशु को फर्स्ट ईयर से जानता हूँ। बेहद ही सीधी सादी और पढ़ाकू किस्म की लड़की है। क्लास की दूसरी लड़कियाँ जहाँ तितली के समान उड़ती हैं, वो शांत झील के समान है, यथार्थ से जमीन से जुड़ी हुई। एक गहरी सांस लेकर वो बोला, आंटी, अगर आपको और अंकल को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं हिमांशी से शादी कर सकता हूँ। मैंने देखा हिमांशी के गोरे गाल शर्म से लाल हो गए थे। मुझे लगा जैसे मैं 30 साल पुरानी अपनी ही तस्वीर देख रही हूँ। मेरे सिर से एक बड़ा भारी बोझ उतर गया था। मैंने भावविह्वल होकर दोनों बच्चों को खींचकर गले से लगा लिया और मेरे मन में एक ही थॉट आई थी, खूबसूरती केवल तन से नहीं, मन से होती है। चलिए, तो बस मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपने देखा कि बचपन से ही मैं बहुत सुंदर थी और उसका थोड़ा मेरे मन में अभिमान भी था, लेकिन वो अभिमान कैसे टूटा कि मेरी ही बेटी कम कदकाठी की निकली, थोड़ी सी हेल्दी भी थी, चेहरा उसका प्यारा था, लेकिन फिर भी लड़के वाले उसकी हाइट की वजह से मना कर देते थे। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि तन की खूबसूरती उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, मन सुंदर होना चाहिए, मन में सबके लिए प्यार होना चाहिए और माइंड इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो बस मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है और अगली कहानी में, और मेरी कहानी जो है उसका नाम क्या था, सौंदर्यमयी। बस यही कहानी समाप्त होती है। चलिए, आपको अगर मेरी कहानियाँ और कविताएं पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मेरी कहानियाँ देखते रहिए। मैं कोशिश करती हूँ, मेरी नायिकाएँ अपने ही आसपास की होती हैं। और बस अगले सैटरडे को फिर मिलेंगे आपसे, अगले वेडनेसडे को। ओके, बाय, सी यू।